जाएगा। इन सेंटरों को जो पत्र भेजा गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ट्रायल सरकार में सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा विषय है। वैक्सीन सफल हो इसके लिए इन सेंटरों की मुस्तैदी बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रायल को लेकर जो भी आदेश और अनुमति दी जानी है उसके लिए देर नहीं करिए और साथ जो भी टेस्टिंग सेंटर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी हिदायतें को वैक्सीन लॉन्च हो उसके लिए ह्यूमन ट्रायल का सफल होना जरूरी है, जो इतने कम समय में किया जा रहा है। बस केंद्रों को हिदायत दी गई है। ऐसे में उठता है एक जरूरी सवाल ये कि क्या जिस ह्यूमन ट्रायल में अमूमन कई महीने लगते हैं वो भारत बायोटेक और आईसीएमआर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जिन भी देशों में कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है उनके दावे की माने तो दुनिया को अगले साल के आखिर तक ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। जैसा हमने बताया, भारत बायोटेक के डॉक्टर एला ने खुद बताया कि ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में ही 4-5 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में 1 महीने में कैसे होगा ट्रायल? कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही नहीं है। भारत में किसी भी दवा और वैक्सीन के जब ट्रायल की बात होती है तो उसके लिए CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहां से अनुमति मिलती है, तब जाकर ट्रायल शुरू होते हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में छानबीन करते हुए जब आप CTRI की वेबसाइट पर जाते हैं तो अलग ही खेला पता लगता है। ICMR का पत्र जिस ह्यूमन ट्रायल को 1 महीने के आसपास के समय में पूरा करने की सोच रहा है, उस ट्रायल की मियाद CTRI पर 1 साल 3 महीने की दी गई है। ये भी दिया है कि सारे चरणों में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। ICMR ने 7 जुलाई से ट्रायल की शुरुआत की बात की है, लेकिन CTRI बता रहा है कि ये ट्रायल 13 जुलाई से शुरू होगा। यानी ICMR द्वारा अस्पतालों को दिए गए आदेश और CTRI में दी गई जानकारी में भारी अंतर है। बायोएथिक्स यानी विज्ञान के क्षेत्र के नियम के क्षेत्र में काम करने वाले अनंत भान ने अपने ट्विटर पर ICMR के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, इतनी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल करने का मतलब कि वैक्सीन कारगर है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। ट्रायल का तरीका क्या होगा, इस बारे में ICMR ने निर्णय लिया था या भारत बायोटेक ने? उन्होंने आगे कहा है कि इतनी तेजी से किसी भी वैक्सीन के लिए कभी ट्रायल नहीं किया गया किसी भी देश में, और अगर तेजी से वैक्सीन बनानी है तो ये कुछ ज्यादा ही तेज तरीका है, इसलिए इसमें खतरे पैदा होने की आशंका है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER में विजिटिंग प्रोफेसर और इम्यूनोलॉजिस्ट विनीता बल के साथ का भी ऐसा ही सोचना है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा है, 15 अगस्त बहुत ही अवास्तविक डेट है। आज तक कोई भी वैक्सीन इतनी तेजी से तैयार नहीं की जा सकी है। वैक्सीन के ट्रायल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। ये डेट वास्तविकता से बहुत। ग्लोबल हेल्थ और हेल्थ पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोएथिक्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भान साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो ICMR की तरफ से एक डेडलाइन सेट किया गया, 15 अगस्त का तारीख दी गई, और फिर बाद में सफाई आई कि रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही को कम करने के लिए ऐसा कहा गया था। उस सफाई में ये बात तो नज़र नहीं आ रही है कि इसमें 6-8 महीने लग जाएंगे या 18 महीने लग जाएंगे। इस पर आप लोग जो बायोएथिक्स पे काम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरी घटना को देखा है? धन्यवाद रवीश जी। तो जैसे कि आपने सही कहा, ICMR की जो पहली चिट्ठी आई थी जिसमें ये लिखा गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार भी हो जाएगा और पब्लिक यूज़ के लिए उसको यूज़ भी किया जा सकता है। उस पर कई लोगों को इसलिए एतराज़ था या ऑब्जेक्शन थी, वो इसलिए है क्योंकि जब हम वैक्सीन साइंस को देखें या वैक्सीन ट्रायल्स जिस तरीके से होने चाहिए उसे देखें तो उसमें हमें पता है कि काफ़ी टाइम लगता है। उसमें से हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि जो समय लगता है उसको थोड़ा कम किया जा सके, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और उसके कई रीजंस होते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम शोध कर रहे हैं उसमें जो मापदंड होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम सही तरीके से करें, ताकि जब हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो हमें एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो ये रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से साइंस करने पे ही मिले हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रश करेंगे तो जो उसके जो इंटरिम स्टेप्स होते हैं, जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो जिसे कमिटीज़ को देखना होता है। उदाहरण के तौर पे
जो इंस्टीट्यूशंस या क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं वहाँ पे एथिक्स कमिटीज होती हैं जिनका ये काम होता है कि वो प्रोटोकॉल को देखें और ये सहमति दें कि हाँ ये प्रोटोकॉल हमारी साइट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। उसमें ये देखते हैं वो कि साइंस ठीक है कि नहीं, साइंस जो अभी तक किया है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की हैं, एनिमल स्टडीज़ की हैं, वो पूरी हो चुकी हैं, उसका डेटा क्या कहता है। वो ये भी देखते हैं कि प्रपोजल क्या है कि हमारी क्लिनिकल ट्रायल साइट पे आप कैसे करेंगे, कितने लोगों के साथ करेंगे, उनको आप क्या समझाएंगे, उनका जो सहमति पत्र होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके क्या प्रोटेक्शंस होंगे साइट पे, ताकि किसी को किसी तरीके का अगर रिस्क है तो उसको हम कम कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। लेकिन ये अगर आप उन्हें बोले कि भाई 2 दिन में दे दीजिए या 1 दिन में दे दीजिए या 3 दिन में दे दीजिए, तो वो उन पे अनड्यू प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वो प्रपोजल पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बारे में सवाल करने हैं, क्लैरिफिकेशंस लेनी है और उसके लिए उनके पास समय होना चाहिए। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हमें परसों तक रिजल्ट दीजिए। आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल्दी कर सकें तो करें, बट उनको आप एक डेडलाइन नहीं दे सकते कि भाई कल और परसों तक ही मुझे चाहिए। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जहाँ पे आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, वो जो साइट्स हैं वो तैयार हैं कि नहीं। वो ऐसी साइट्स हैं क्या जहाँ पे पहले इस तरीके के वैक्सीन ट्रायल हुए हैं, क्योंकि यार आप जो फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, उसमें से पहला फेज जिसे फेज 1 हम बोलते हैं, वो सेफ्टी ट्रायल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये वैक्सीन कैंडिडेट हम किसी को देते हैं तो उसको किसी तरीके का रिस्क तो नहीं है, क्योंकि अगर जिस डोज में हम दे रहे हैं, जिस तरीके से हम दे रहे हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको इन इंसानों को, जो क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 24 घंटे निगरानी में रखना है और कई दिनों के लिए रखना है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर चाहिए होता है। तो जो ये क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, उस तरीके का स्टाफिंग है, बैकअप अवेलेबल है कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें बैकअप वो मैनेज कर पाएंगे। किसी को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए बहुत ही एडवर्स इवेंट में, तो वो अवेलेबल है कि नहीं, वो डेडिकेटेड केयर अवेलेबल है कि नहीं, जो लैब सपोर्ट चाहिए होता है वो अवेलेबल है कि नहीं, रिसर्च के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है वो अवेलेबल है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं और तब जाके आप वो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करेंगे। ये अगर इसमें सब में समय लगता है प्रिपेयर करने में भी, और फिर आप जिनको भी रिक्रूट करना चाहते हैं, जो आपके ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं है कि सुबह गए, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि 10 लोगों को लेके आ जाइए और उन पे एक्सपेरिमेंट कर देंगे। ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको समझाना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसके रिस्क क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको इसमें क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और फिर उनको ये डिसीजन देने का हक देते हैं कि आप डिसाइड करिए कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अब के ज़माने में जब हम जानते हैं कि लोग डरे हुए हैं हेल्थ सेंटर्स में जाने को, क्योंकि उनको लगता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद कोविड ट्रांसमिशन का खतरा रह सकता है, कितनी भी आप प्रिकॉशंस रखिए, ऐसे सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। तो लोग ऑब्वियसली थोड़े से रिलक्टेंट होंगे, तो उन्हें समझाना पड़ेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडनली सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही दिन में तैयार हो जाएंगे, उसमें भी समय लगेगा। और ये तो अभी सिर्फ हम लेकिन मैं ये कह रहा था, अभी सिर्फ हम फेज 1 फेज 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी वो होता है कि भाई आप किसी को वैक्सीन देते हैं तो बॉडी में किस टाइप का उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, एंटीबॉडीज बन रही है कि नहीं, क्योंकि यही एंटीबॉडीज फिर प्रोटेक्ट करती हैं आपको इन्फेक्शन से, जो कि हम फेज 3 में चेक करते हैं कि भाई एफिकेसी है कि नहीं, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर पाता है अगर आप एक्सपोज टू इन्फेक्शन है कि नहीं। और वहाँ पे हम लिटरली हजारों में बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। तो ये सब करना 45 दिन में करना, 2 महीने में करना बहुत ही मुश्किल है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मुश्किल है। ये आपने अच्छा किया कि विस्तार से सारी प्रक्रियाएं समझाई, क्योंकि आम लोगों तक और ख़ास हम पत्रकारों तक भी इस तरह की प्रक्रियाएं ना तो रजिस्टर करती हैं, ना ढंग से पहुंच पाती हैं। ये ख़ास तरह के एक्सपर्ट का डोमेन है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सही नहीं है कि जब महामारी आई तब कई देशों की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने इस तरह की प्रक्रियाओं में काफ़ी ढील दी है। तो क्या उससे तुलना करते हुए इसको उचित कहा जा सकता है कि इन्होंने भी कुछ ढील दे दी, तो क्या गलत किया? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि कुछ ढील तो हो ही रही है, क्योंकि पैंडेमिक महामारी का टाइम है। WHO ले लें या फिर कई अग्रसर जो देश कहे जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं,
उन सब ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिल सके या इवन ड्रग मिल सके, मेडिसिन मिल सके जो सक्रिय हो, काम करती हो, जिससे हमें या तो ट्रीटमेंट मिले या फिर एक प्रिवेंशन का मोडालिटी मिले जो कि वैक्सीन होता है। बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप कितनी भी जल्दी करें, बट जो बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं रिसर्च में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये जो रिसर्च हमने की है, इसके रिजल्ट्स जो हमें मिल रहे हैं वो साउंड साइंस पे, प्रॉपर साइंस पे बेस्ड हैं, और उसमें हमने एथिक्स का भी ध्यान दिया है, हमने क्वालिटी का भी ध्यान दिया है, ताकि अगर जब हम इस रिजल्ट्स के बेस पे अगर एक वैक्सीन लॉन्च करते हैं तो हमें पता है कि इसमें रिस्क एलिमेंट हमने मिनिमाइज किया है, और इसकी जो एफिकेसी है, जिसके काम करने का क्वालिटी है, उस पर हमें पूरा विश्वास है। और ये तब हम तभी कर पाएंगे जब हम मिनिमम स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में उनको सेटिस्फाई करें, और उन्हें एटलीस्ट कुछ महीने तो उसके लिए लगते ही हैं। हम ग्लोबली कहीं भी देखें, किसी भी देश में 2 महीने की बात नहीं की गई है, कम से कम 6 महीने, 12 महीने, शायद उससे भी ज्यादा लगेंगे। दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जो 1 साल से कम में बना है। तो अगर कोविड-19 में कोई भी देश बनाता है तो बहुत ही नई चीज होगी, बट उसके लिए भी एडिक्वेट प्रोटेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि हम वैक्सीन के बारे में ये भी जानते हैं कि कई बार लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, कई बार हमें अर्ली एफिकेसी तो मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ काम कर रहा है, बट जब हम एक्चुअली उसको ज्यादा लोगों को देते हैं एफिकेसी ट्रायल्स में, तब हमें पता चलता है कि इसके कुछ मेजर रिस्क भी हो सकते हैं। दुनिया भर में जब भी वैक्सीन डेवलप होती हैं उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम रहता है, तो हम वो पहले से प्री सपोज नहीं कर सकते कि हमारे पास कैंडिडेट है और कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल स्टडीज में अच्छा हमें डेटा दिया है कि वो ह्यूमन स्टडीज में भी काम करेगा। तो मतलब ये तो साइंस का फंडामेंटल प्रिसेप्ट है कि हमें स्केप्टिकल रहना पड़ेगा, हमें कोशिश